Which of the following is not an effective strategy to address learners from disadvantaged and deprived background? नंबर 1 है talk to learners to understand their needs and challenges faced by them. Second, asking the learners to enroll for tuition outside of school so that the teacher does not have to pay much attention to them. Motivate the students to set moderately challenging goals and provide appropriate instructional support. Fourth, form collaborative groups to work on activities and encourage स्टूडेंट टू सपोर्ट ईच अदर। ये कहना चाह रहे हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? तो पहला है अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। तो ये तो पॉजिटिव है, आंसर ये नहीं हो सकता। और दूसरा है हमारा अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अभी थर्ड देखते हैं, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। फोर्थ, क्रियाकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये तो हमारे आंसर चारों ठीक हैं, 3 ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। तो इनमें आंसर हमें ढूंढना है निगेटिव, जो कि यह है अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। Asking the learners to enroll for tuition outside of school so that the teacher does not have to pay much attention to them. Option number 2 is right answer. Question number 17. Physical and emotional health of children, their learning. Option 1 does not have any influence on. Second, play an important role in. Third, is not related to. Fourth, has an insignificant role in. अब इनका सवाल का मतलब फिजिकल यानी जो हमारे शारीरिक है और इमोशनल जो हेल्थ है वो बच्चों के लर्निंग पर इफेक्ट करता है। देखिए बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं होता है। सेकंड कह रहा है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। फोर्थ कह रहा है कि थर्ड का कोई आपसी संबंध नहीं है। फोर्थ कह रहा है कि भूमिका नगण्य है। तो देखिए हमारा क्या भी पूछ रहा है पॉजिटिव आंसर, तो हमारा पॉजिटिव आंसर सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर 2 के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। भाई जाहिर सी बात है कि फिजिकल और इमोशनल हेल्थ ठीक होगी तो बच्चा अच्छा सीखेगा और अच्छा उसका इसकी जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में काम आएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर है 18। टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम्स अ टीचर शुड। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को करना चाहिए, मतलब प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना कि उसको या आगे बढ़ाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम्स अ टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट्स टू regulate their own emotional and motivation, categorize and label students according to their performance and make ability grouping, promote dialogue and discussion among children to build multiple perspectives, ignore। देखिए इसमें ज़्यादातर हमें पॉजिटिव आंसर ढूंढने होते हैं, तो अब हमारा आंसर पॉजिटिव क्या है, हेल्प स्टूडेंट्स टू रेगुलेट देयर ऑन इमोशंस एंड मोटिवेशन। ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो सकता है। और अब देखिए कैटेगराइज तो हमें करना ही नहीं है, मतलब वर्गों में हमें विभाजित नहीं करना बच्चों को।
और इग्नोर भी नहीं करना है। तो ये तो दोनों हमारे कट गए, एक ये हो गया थर्ड। देखिए, विद्यार्थियों की सहायता करना कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं। तो ऑप्शन फर्स्ट ठीक है। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके, नामांकित भी नहीं करेंगे और वर्गीकृत भी नहीं करेंगे, तो ये गलत हो गया। विद्यार्थियों को में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहु परिप्रेक्षी के करने में सशक्त हों। तो थर्ड सही है। कक्षा में विविधता की अपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो मानक विधि को भी नहीं अपनाएंगे, यानी इग्नोर नहीं करेंगे। तो हमारा ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड देखें हमारा पहले में आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ठीक होगा, करेक्ट आंसर। 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, लर्निंग है एक एंड और प्रोसेस, और एक प्रोसेस है। तो कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव, सिमिलर लाइनर, सिंपल इंडिविजुअल, कॉम्प्लेक्स पैसिव। जटिल और सक्रिय है, सरल रेखिक है, और सरल व्यक्तिगत है। देखिए, जो अधिगम होता है एक सरल होता है प्रक्रिया है, और एक प्रक्रिया ये व्यक्तिगत प्रक्रिया है। तो बच्चे जो अपने तरीके से अलग अलग तरीके से सीखते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल उनके लेवल होते हैं सीखने के, तो वो इंडिविजुअल लेवल पर सीखते हैं बच्चे। तो ये एक सरल और व्यक्तिगत प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 20, अ टीचर शुड, एक टीचर को चाहिए, द सोशल कल्चरल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग। डिसमिस करना चाहिए, यानी वो कह रहा है एक टीचर को करना चाहिए सोशल कल्चरल, सामाजिक सांस्कृतिक, रिलीजन धार्मिक, लिंग्विस्टिक और डाइवर्सिटी जो अलग अलग धर्म के लोग होते हैं उनके इन हर क्लासरूम टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग। सॉरी, जो अलग अलग धर्म के बच्चे होते हैं, लोग नहीं, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषी विविधता को चाहिए। जो अलग अलग धर्म के, अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग धर्म और कल्चर के लोग होते हैं, तो फिर लोग जो बच्चे होते हैं, तो उन्हें एक क्या करना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए, नहीं, इग्नोर करना चाहिए, ये भी नहीं, या अंडरस्टैंड ये ठीक है, नेगलेक्ट, तो ये नेगलेक्ट भी नहीं करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट, ये इम्पॉर्टेंट है टू क्रिएट मतलब उनका निर्माण करना, और लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम रादर देन वन। अब कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए, डैश बजाय डैश वातावरण के। तो सहयोगी, प्रतिस्पर्धिक सहयोगी, भयावह सुसाध्यक, प्रतिस्पर्धी सुसाध्यक। तो देखिए, अब मैं कोलैबोरेटिव, कम्पिटिटिव कोलैबोरेटिव, फेयरफुल फैसिलिटेटिव, कम्पिटिटिव फैसिलिटेटिव। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट फर्स्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट के कोलैबोरेटिव और कम्पिटिटिव के। कोलैबोरेटिव मतलब सहयोगी, कक्षा में एक टीचर को करना चाहिए कि अपनी कक्षा के जो बच्चे हैं उनको प्रभावशाली अधिगम के लिए कि उन्हें उनका सहयोग करें, वातावरण की रचना करनी चाहिए, सहयोग की, वातावरण की, और बजाय की उसके कम्पिटिटिव वातावरण की, कम्पिटिटिव नहीं बनाना हमें, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशनल strategy to encourage students to learn। ऑप्शन फर्स्ट इज providing scaffolding especially when students learn a new skill। वो क्या ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि प्रोवाइड करें बच्चों को स्काफोल्डिंग मतलब उसका पाड़ का या ढांचे का रूप, उसे पाड़ के रूप में, स्पेशली जब व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ न्यू स्किल, जब बच्चे नया कुछ सीख रहे हो, नई स्किल सीख रहे हो, तो उनके लिए एक पाड़ का काम करें टीचर। एम्फेसिस ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क रादर देन लर्निंग, और बच्चों को सीखने से ज़्यादा कार्य
पूर्ण करने पर बल दे, मतलब पूरा काम करने पर ध्यान देना चाहिए। गिविंग टास्क दैट आर वेरी इजी, ऐसे टास्क दे जिससे बहुत ज़्यादा इजी हो। क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कम्पिटिटिव, यानी ये यहाँ तक तो ठीक है, क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, बट इसमें कह रहेगा कि कम्पिटिटिव, कंपटीशन के लिए, तो यानी ये फिर ये भी हमारा गलत है और ये थर्ड भी हमारा गलत है। और एम्फेसिस इन कंप्लीशन ऑफ वर्क रादर देन लर्निंग, ये भी गलत है हमारा। तो अब बचा हमारा फर्स्ट, पाढ़ यानी ढांचे के रूप में हमें काम करना चाहिए। एक टीचर को पाढ़ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों, तब हमें उनका एक पाढ़ का रूप में काम करना चाहिए टीचर को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट करेक्ट, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ऑन थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमिना अराउंड देम, जो बच्चे जो कंस्ट्रक्ट निर्माण करते हैं, देयर ऑन थ्योरीज, वो अपनी न्यू थ्योरी बनाते हैं अबाउट वेरियस फिनोमिना, वो किसके, अनेक फिनोमिना के बारे में, अराउंड देम, जो उनके आसपास फिनोमिना हो रहे होते हैं उनके बारे में वो नया कंस्ट्रक्ट या नई थ्योरी क्रिएट करते हैं। तो और सेकेंड इज चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑन देयर ऑन एंड द प्राइमरी रोल ऑफ टीचर्स इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। थर्ड, चिल्ड्रन एक्टिवली थिंक अबाउट वेरियस फिनोमिना अराउंड देम एंड हैव एन अर्ज to explore. Fourth, children are born with curiosity to learn about the world around them. यानी बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। फर्स्ट कह रहा है ये। सेकंड, बच्चे प्रतियों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है, तो ये तो गलत ही है हमारा। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण और छानबीन की लालसा होती है, तो ये भी ठीक है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, तो ये भी ठीक है कि बच्चे जो उनके आसपास हो रहा होता है वो सब उनके बच्चे बहुत छोटी छोटी चीज़ों के सवाल करते हैं, जिससे हमारा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब हमारा जो सवाल ऑप्शन नंबर सेकंड ही आंसर होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि इसमें बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ठीक है कि ऐसा क्यों हो रहा है या ये क्यों हुआ, इस तरह से बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं, तो इसलिए हमारा फर्स्ट भी ठीक है और थर्ड भी ठीक है और फोर्थ भी। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो आंसर मांग रहा है कि नहीं है, तो ये सेकंड वाला, बच्चे प्रतियों की स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है, कि बच्चे अपने आप नहीं सोच सकते, टीचर का काम है कि टीचर उन्हें सारी जानकारी दे। तो क्वेश्चन नंबर 24, चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल, अगर बच्चा स्कूल में फेल होता है तो सजेस्ट्स दैट चिल्ड्रन फ्रॉम deprived backgrounds are not capable of learning, indicates the school has not been able to cater on to the needs and interest of these children. Third, proves that these children have genetic birth defects and hence should be pulled out from school. Signifies that parents have not been able to support their children to learn. देखिए, बच्चों का विद्यालय में असफल होना प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में असमर्थ नहीं है। साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइश कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। फोर्थ, सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। तो हमारा 24 जो आंसर होगा इसका है, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों में पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, कि क्योंकि बच्चा एक फेल होता है तो स्कूल के कारण होता है, ना कि उसकी
जन्मजात का ना, यानी उसके पेरेंट्स का, या वो एक छोटे से बैकग्राउंड से आ रहा है, या मतलब डिप्रेव्ड निचले बैकग्राउंड से आ रहा है, इससे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगर फेल होता है तो एक विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। सेकेंड, by working in groups, teaching and helping each other children, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर अपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उसके उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। सेकंड, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। थर्ड, बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और ये एक प्रभावशाली शैक्षणिक पद्धति नहीं है। फोर्थ, बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विखंडन रुकावट पैदा करती है। तो देखिए, अब ये कहना चाह रहे हैं कि आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑन थॉट्स प्रोसेस एंड शिफ्ट टू अ हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी। हमारा पहला आंसर तो ठीक है और पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव आंसर हमें सर्च करना है इसमें से। देखिए, सेकंड कह रहा कैन डेवलप माइक्रो कॉन्सेप्शन विच इंटरफेरेंस विद लर्निंग get distracted and hence it is an ineffective pedagogical strategy, develop competitive tendencies and that hinder learning। तो ये हमारे तीनों भ्रांति पैदा करता है और बच्चों का ध्यान भंग करता है और रुकावट पैदा करता है। तो ये हमारे तीनों जो निगेटिव हैं, इसलिए हम इनको कट कर देते हैं और हमारा आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26 इन अ क्लासरूम टीचर्स अडॉप्ट देयर पेडागोजी एंड वेरी असेसमेंट टू केटर इन टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। देखिए, एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र का आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। अध्यापक केंद्रित होनी चाहिए, वो प्रगतिशील होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए या व्यवहारवादी होनी चाहिए। तो देखिए, अध्यापक केंद्रित तो नहीं होना चाहिए और पाठ्य पुस्तक भी नहीं होना चाहिए और व्यवहारवादी, यानी अगर ऑप्शन यहाँ पर हमारा होता पाठ्य पुस्तक की जगह या अध्यापक केंद्रित की जगह विद्यार्थी केंद्रित हो तो ठीक होता। अब ये हमारा करेगा तो ये प्रोग्रेसिव होगा। ये तीनों गलत हैं और ये हमारा सही होगा। सेकंड इज राइट ऑप्शन, प्रोग्रेस करेगा। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम टीचर्स अडॉप्ट देयर पेडागोजी एंड वेरी असेसमेंट टू कैटर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। किस विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये किस विकास के बारे में बोल रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द इंडिविजुअल ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। सेकंड, चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो द सेम सीक्वेंस एंड एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेवलपमेंट। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय में होता है। डेवलपमेंट अकर्स इन अ नीट ऑर्डरली सेट ऑफ स्टेजेस प्रीडिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर्स। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पुनर्निश्चित आनुवांशिक घटनाओं के कारण होता है। तो देखिए, यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑप्शन हमारा सेकंड सही होगा, फर्स्ट गलत होगा, थर्ड भी गलत होगा और फोर्थ भी। क्योंकि देखिए, दुनिया के जितने भी बच्चे हैं जो स्टेजें बताई गई हैं तो उन स्टेजों के हिसाब से ही बच्चे का डेवलपमेंट होगा और ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो सकता है। चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो द सेम सीक्वेंस एंड एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेवलपमेंट। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर हॉलमार्क ऑफ द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। ये कह रहे हैं जो निम्नलिखित में से मध्य वाली अवस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। कि कौन से में तो प्रतीकात्मक खेल का उभारना नहीं है, तो प्री चाइल्डहुड का, मिडिल चाइल्डहुड का नहीं हो सकता। तर्कसंगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त है,
ये भी नहीं होगा, मूर्त वाली बात का, अमूर्त होता है, कंक्रीट नहीं, अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट में आता है मिडिल चाइल्डहुड। पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि तेजी से विकास होता है, यानी रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स एंड ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ, ये भी ठीक है। बट सबसे ज़्यादा जो वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, यानी मिडिल चाइल्डहुड में ये क्षमता हो जाती है, जो कि 6 से 12 तक के बच्चों में दिखाई दी है, 7 से या 6 से दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। स्कूल सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय। डज नॉट प्ले एनी रोल इन, सेकंड प्ले वेरी लिटिल रोल इन, थर्ड इन अ प्राइमरी एजेंसी ऑफ, सेकंड इज अ सेकेंडरी एजेंसी ऑफ। तो ये कह रहे हैं कि समाजीकरण के लिए क्या है कि कोई भूमिका नहीं होती है, समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है, विद्यालय की बहुत कम भूमिका होती है, विद्यालय प्रारंभिक कारक है, प्राथमिक कारक है, सॉरी, विद्यालय द्वितीय कारक है। तो ये विद्यालय जो द्वितीय कारक है, और प्रथम कारक जो है हमारा परिवार, यानी माँ हमारा प्रथम। जो बच्चों का सामाजिकरण जो होता है वो फैमिली में, परिवार में होता है, तो इसलिए प्राइमरी एजेंसी में आता है वो। ठीक है, पहला ऑप्शन नंबर था। सेकेंडरी में आता है स्कूल। और हमारा 30 क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज proposed दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? जीन पियाजे के, लेव वाइगोस्की, हॉवर्ड गार्डनर ने, लॉरेन कोलबर्ग्स ने। तो अब आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इनमें से कौन सा आंसर है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर रुकती है, स्टॉप, क्योंकि हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और इसके 30 का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू क्लास।